डी ब्लॉक का पूरा पीरियोडिक टेबल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये पूरा क्वेश्चन 3D5 या इन जनरल D5 का जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके ऊपर है। चीजें आप ध्यान में रखिए, पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। और लैंथेनॉइड्स का यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? 3+। सीरियम का 4+ है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं पवन। आज मैं एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लाया हूं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर के बेस्ट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अगर आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है। लिंक पे प्रेस करते ही ओपन होगा टैप एंड टेस्ट। वहाँ जाके आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमने वहाँ पे बेस्ट प्रॉब्लम्स डाला है। उसी लिंक में से कुछ प्रॉब्लम्स आज हम इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे हम इस चैप्टर का जेई ट्रेंड एनालिसिस। ओके, हमने इस चैप्टर को 3 टॉपिक में बांटा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए इसका वेटेज है अराउंड 42%। कॉम्पाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, इसका वेटेज है फिर से 42%, मतलब सेम वेटेज है टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 का। टॉपिक 3 मतलब जो एफ ब्लॉक वाला पार्ट है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उसका वेटेज थोड़ा सा कम है 20%, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट? तो 40%, 42%, 42% और ये है अराउंड 18%। तो ये है इस चैप्टर का जेई ट्रेंड एनालिसिस। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के तरफ। तो पहले ये टॉपिक पे क्वेश्चंस लेंगे। टॉपिक नंबर 1, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो पहला क्वेश्चन ये है, द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर्स ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स दिए हैं, तो किस ऑप्शन में ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उस ऑप्शन को हमें चुनना है। तो चलो, डी ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है ये। यहाँ पे देखो 42 मोलिब्डेनम डी ब्लॉक में है, 25 मैंगनीज डी ब्लॉक में है, 40 फिर से 21 स्कैंडियम डी ब्लॉक में है और 72 हॉफनियम ये भी डी ब्लॉक में है। तो 21, 25, 42, 72 all these atomic numbers are those of transition elements। तो हम ऑप्शन बी चुनेंगे जिसमें 21, 25, 42, 72 है। मतलब डी ब्लॉक का पूरा पीरियोडिक टेबल की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट, इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर्स इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये 2023 का PYQ है। ओके, तो इसमें इनकरेक्ट रिलेशनशिप चाहिए। तो पहला हम देखेंगे ऑप्शन ये। देखिए मैंगनीज का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज यूजुअली 4s2 3d5। करेक्ट? तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया फिर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5। हमें पता है आउटर मोस्ट 3d5 है तो ज्यादा स्टेबल है। तो मैंगनीज इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को भी निकाल के 3d5 बनना चाहेगा, तो इजीली जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम ही होगा।
क्रोमियम का हाल देखेंगे, इट इज 4s1 3d5, सही है ना। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s तो नहीं है उसमें अभी, तो इट इज ऑलरेडी हैविंग 3d5, तो वो क्यों दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। मतलब ऑप्शन ए में जो भी उन्होंने दिया है वो सही है। ऑप्शन बी देखेंगे, Mn+ हमें फिर से 4s1 3d5 रहेगा, और ये ऑलरेडी 3d5 है। ऑलरेडी अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है तो Mn2+ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, Mn+ निकालेगा, क्योंकि उसको इस 4s1 को निकाल के 3d5 बनाना है। करेक्ट। सो Mn+ का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली Mn2+ से कम होगा, तो बी में इन्होंने जो कहा है वो भी सही है। Fe2+ इज लेस देन Fe3+। Fe आयरन 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d6, 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गए मतलब कॉन्फ़िगरेशन बच गया 3d6। Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 होगा ना, 4s2 निकल गया, एक d भी निकल गया, 3d5 होगा। सो 3d5 ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो और एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी Fe2+ से ज्यादा होगा, तो सी भी सही है। ऑप्शन डी, Mn2+ इज लेस देन Fe2+। Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, मतलब 4s2 3d5 में से 4s2 गया और 3d5 बचा। Fe2+ का क्या है 4s2 3d6 है, 4s2 गया 3d6 बचा। तो एक्चुअली आयरन एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल के d5 बनना चाहेगा, और मैंगनीज ऑलरेडी d5 में है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन निकालना कौन नहीं चाहता है, Mn, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना था, इन्होंने उल्टा दे दिया है, तो इनकरेक्ट रिलेशनशिप हमें आएगा ऑप्शन डी, हेंस वी आर चूजिंग ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन 3d5 या इन जनरल d5 का जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसके ऊपर है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है JEE Main 2025 का एक क्वेश्चन, मोस्ट रीसेंट PYQ। अमॉन्ग स्कैंडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, identify the element with highest enthalpy of atomization, spin only magnetic moment value of that element in its +2 oxidation state is। मतलब पहले हमें स्कैंडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड कॉपर में से हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका है वो फाइंड आउट करना है, और उस एलिमेंट का +2 बना के, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बना के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू देखेंगे, ओके, तो ये है वैल्यूज, तो इसमें से हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस एलिमेंट का है, कोबाल्ट का है। करेक्ट। तो याद कीजिए एनसीईआरटी में भी एक ग्राफ है, जो ग्राफ मैंगनीज तक झुक जाता है और ऊपर उड़ता है और फिर से नीचे जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट में हमें मिलेगा कोबाल्ट। करेक्ट। तो हेंस कोबाल्ट का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वैल्यू ज्यादा है। अब अगर कोबाल्ट 2+ हो जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है D7। D7 को हम 5d ऑर्बिटल में जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। करेक्ट। तो इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, √of n × n+2, वेर n इज इक्वल टू 3, मतलब 3 × 3 + 2, 3 × 5 = 15, तो √15 आएगा। और √15 क्या है 3.87। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, नियरेस्ट इंटीजर पे हम राउंड ऑफ करेंगे, तो फाइनल आंसर आएगा हमें 4। तो पहले हमने क्या किया, हाईएस्ट आयनाइजेशन एटोमाइजेशन एंथैल्पी पे गए। ओके, तो उसके बाद कोबाल्ट 2+ का 2+ में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको फॉर्मूला में डाला और हमें मिल गया 3.87। राउंड ऑफ फिगर है 4, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम 2025 का एक PYQ लेंगे।
element that does not belong to the same period of the remaining elements. ओके इसमें से 3 एलिमेंट्स एक पीरियड में है और एक एलिमेंट कोई दूसरे पीरियड में है. तो पैलाडियम, इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम दिया है. चलो ये है हमारा डी ब्लॉक. करेक्ट. तो यहां पे देखिए ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम हमें एक पीरियड में है. करेक्ट. मतलब 5D सीरीज में है, 5D सीरीज में है. लेकिन पैलाडियम जो है, पैलाडियम यहां पे जो पैलाडियम है ये 4D सीरीज में है, 4D सीरीज में है. अगर पीरियड के हिसाब से देखना चाहेंगे पैलाडियम 5th पीरियड में है, इरिडियम, ऑस्मियम, प्लैटिनम 6th पीरियड में है. तो हमारा आंसर क्या होगा? पैलाडियम. ठीक है. नेक्स्ट हम चलेंगे 2023 के PYQ के तरफ. असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है ये. तो असर्शन क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स is more than that of group 2 elements. Reason, in 3D series of elements successive filling of d orbitals takes place. तो पहला assertion का मतलब क्या है? 3D series elements का जो ionization enthalpy है वो group 2 elements which is on the left side of 3D series उससे ज्यादा है. Reason क्या है? क्योंकि हम successive electrons 3D सीरीज में भरते जाएंगे, ये रीजन है. तो देखेंगे. तो पहले देखिए ग्रुप 2 मेटल्स. ग्रुप 2 मतलब क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. करेक्ट. उनका कॉन्फ़िगरेशन है NS2. लेकिन 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन है 3D में कुछ नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है एंड 4s2. मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हम कहां पे प्लेस कर रहे हैं? 3D में. यहां पे S2 NS2 कॉन्फ़िगरेशन में. अब जब हम 3D में इन 3D सीरीज सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल्स पुल्स द 4s इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर. कैसे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हुआ मतलब प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस में भी ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो जा रहा है और एक पावरफुल न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा ना. तो यही ये बोल रहा है पुल्स द 4s इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर. अगर ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खिंच गए तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए मेकिंग देम हार्डर टू रिमूव देन द NS इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द ग्रुप 2. तो न्यूक्लियस का पावरफुल हो जाना यहां आयनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा देगा. तो कॉन्सिक्वेंटली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स इज हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स. तो हम क्या करेंगे? असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो हम चुनेंगे ऑप्शन बी. ठीक है. तो अगर आपको पता करना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में एक स्पेशल फीचर है विच इज कॉल्ड आस्क इट. मतलब डायरेक्ट आप चैट कर सकते हो. ओके. एक्स्ट्रा मार्क्स से ऐप से आप आस्क इट कर सकते हो. करेक्ट. आप क्वेश्चन डालो, वो रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन देगा. अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चंस है तो वो भी दिखा देगा. अगर कोई इस पे एक वीडियो बनाया है एक्स्ट्रा मार्क्स में तो उसका लिंक भी आपके सामने डाल देगा. ठीक है. तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप का फीचर का नाम क्या है? आस्क इट. तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में जा सकते हो. आपको जो भी मान लो मोलैरिटी के बारे में जानना है, मोलैलिटी के बारे में जानना है या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयोनाइजेशन, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप आस्क इट से पूछ सकते हो और अपना आंसर पा सकते हो. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो फिर से हम 2025 का PYQ ले रहे हैं. KMnO4 acts as an oxidizing agent in the acidic medium. तो हमें पता है KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. X is the difference between the oxidation states of manganese in the reactant and product. Y is the number of d electrons present in the brown red precipitate formed at the end of the acetate ion test with neutral ferric chloride.
द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। अगेन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट ये है, KMnO4 acts as an oxidizing agent in the acidic medium, सही है ना। तो इस पार्ट का आंसर पहले हम देख लेंगे क्या है। देखिए ये एसिडिक मीडियम में KMnO4 ऐसे रिएक्ट करेगा। तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, वही एसिडिक मीडियम में बन जाता है, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट साइड में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है +2। ओके, तो वही, तो इसका डिफरेंस जो है वो हमारा x है, करेक्ट। तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7 - 2 = 5, सो x = 5। अब हम सेकेंड पार्ट के तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें एसीटेट आयन टेस्ट का रिएक्शन पता होना जरूरी है, जिसमें लास्ट में हमें ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट मिल जा रहा है, करेक्ट। ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट, देखिए ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट क्या है, FeOH ट्वाइस CH3COO, करेक्ट। FeOH ट्वाइस CH3COO। यहां पे क्या हो जा रहा है, OH का चार्ज क्या है, OH के ऊपर का जो भी चार्ज है -1 है, एंड CH3COO इज ऑल्सो एसीटेट, तो -1 है। तो ये -1 दो बार मतलब -2 एंड यहां पे -1, एंड टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो -3 चार्ज को स्टेबिलाइज या न्यूट्रलाइज करने के लिए Fe के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, +3, सही है ना। सो Fe 3+ में है, Fe इज इन 3+ स्टेट। तो Fe 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s0, मतलब 5 d इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर हम d इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो हमारा y का वैल्यू क्या है, वो भी 5 है। तो फाइनली x प्लस y क्या है, देखिए यहां पे हमें x मिला था 5 और y का वैल्यू भी है 5। अब x प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 10, 5 + 5 10, सो 10 हमारा आंसर निकलेगा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2। ये प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम MnO2 इन्वॉल्व्स 2-step process in which first step is a reaction between KH and NO, reaction with KOH and KNO3 to produce। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन है, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, MnO2 जो है वो K2MnO4 बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड KNO3, ओके। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज K2MnO4। सिंपल सा सवाल है, जेईई मेन 2025 में पूछा है, आपको ये जस्ट पता है, इसका इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो आंसर रेडी है। बहुत टाइम बच जाएगा, करेक्ट, बहुत टाइम बच जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का PYQ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। द क्रोमेट ion is square planar, dichromates are generally prepared from chromates, green manganate ion is diamagnetic, green colored K2MnO4 disproportionates in a neutral or acidic medium to give permanganate. With increasing oxidation number of transition metal, ionic character of the oxides decreases। ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें चुनना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये देखना जरूरी है, कभी कभी करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए एक एक हम देखेंगे। क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनार, तो ये है हमारा क्रोमेट आयन, ये स्क्वायर प्लेनार तो नहीं है, सही है ना। तो क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनार, इनका जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स, सही है ना। ये देखिए क्रोमेट है, उसको एसिडिफाई कर दिया
तो डाइक्रोमेट मिल गया। तो जो ये कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स, तो ये स्टेटमेंट इनका सही है। ग्रीन मैंगनेट आयन इज डायामैग्नेटिक, तो ये है मैंगनेट आयन MnO4 2-। इसमें मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटर मोस्ट 4s2 3d5। इसमें से अगर हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बचेगा? 4s, एक 3d1 बचेगा, 4s2 चले गए, करेक्ट। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 3d1 बचेगा, करेक्ट। अगर एक इलेक्ट्रॉन है मतलब वो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो मतलब इनका तीसरा सेंटेंस जो है इन्होंने दिया डायामैग्नेटिक, तो ये भी गलत है। अब डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4, यस K2MnO4 मतलब उसमें MnO4 2- है, K2 नहीं दिखाया हमने इधर। ये देखिए ये क्या दे रहा है? MnO4-, करेक्ट। तो उनका सेंटेंस जो है स्टेटमेंट 4, डार्क ग्रीन कलर्ड K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट बनके क्या देता है? परमैंगनेट देता है। परमैंगनेट इज MnO4- एंड कल K2MnO4 में MnO4 2-, मतलब MnO4 2- जो है MnO4- बन जा रहा है, तो उनका स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो स्टेटमेंट 5 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांसिशन मेटल इंक्रीजेस, द मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड gains more covalent character due to higher polarizing power of the metal ion, thereby decreasing the ionic character। ये भी सही है क्योंकि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज रेशियो। और एक हमें ध्यान देना है कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। पोलराइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज कम होना चाहिए। और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है? चार्ज। तो चार्ज इंक्रीजेस, मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड गेन्स मोर कोवैलेंट कैरेक्टर, सही है। चार्ज इंक्रीज हुआ तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हुआ, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हुआ तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। तो यहां तक तो सही है। ड्यू टू हायर पोलराइजिंग पावर, सही है। देयर बाई डिक्रीजिंग द आयोनिक कैरेक्टर, अगर कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो दिस मेक्स द स्टेटमेंट करेक्ट, मतलब उनका 5वां स्टेटमेंट करेक्ट है एंड 4th स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो एक बार समराइज कर लेंगे। ये गलत था, करेक्ट, ये सही था, ये फिर से गलत था, ये सही था एंड 5th स्टेटमेंट भी सही था। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? 2, 4, 5 जो ऑप्शन ए में है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं आप लोगों को, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे प्रेस करते ही आपको टैप एंड टेस्ट खुल जाएगा। वहां पे ढेर सारे क्वेश्चंस है इसी चैप्टर से, आप खुद से उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। Ziegler कैटलिस्ट, ब्लड पिगमेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट, विटामिन B12, इनमें से कौन कौन से मेटल मैच होंगे? हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। Ziegler catalyst comprises of titanium chloride and Al(C2H5 thrice, मतलब ट्राई-इथाइल अल्यूमिनियम। सो द मेटल प्रेजेंट इज टाइटेनियम, मतलब Ziegler कैटलिस्ट में क्या है? टाइटेनियम है। तो ए हो गया मैचिंग विथ 4th पॉइंट। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन आयरन है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड पिगमेंट में, ब्लड पिगमेंट क्या है? ब्लड पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन है, तो बी बन गया 3। विल्किंसन कैटलिस्ट का
फॉर्मूला RHCl PPH3 थ्राइस, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन 3 बार, क्लोरीन और रोडियम। तो विल्किंसन कैटलिस्ट में क्या है? रोडियम है। विटामिन B12 में कोबाल्ट है। विटामिन B12 हैज ए रिंग विथ कोबाल्ट एट द सेंटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A4 B3 C1 D2। नेक्स्ट, इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आयॉन्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो ये सारे ऑप्शंस है। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने वाला है या डोनेट करने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलवेज रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? अगर कोई मेटल ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स खोना था खो लिया उसने, अब खोना पॉसिबल नहीं है, अब पाना है, करेक्ट? तो देखिए ऑप्शन सी में टर्बियम जो है 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स खो चुका है। अब अगला काम क्या है? पाना है, इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करना है। इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखिए, एनी स्पीशीज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग एजेंट। इसीलिए हमारा आंसर TB 4+ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोबियम एंड रूथेनियम have X and Y number of electrons in their respective 4d orbitals. The value of X plus Y is. ठीक है, यहां पर हमें ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, नियोबियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4d4 5s1, 4d4 5s1 outer most configuration. तो number of electrons in 4d is 4 and यही हमारा X है। अब रुदेनियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4d7 5s1 है, 4d7 5s1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4d 7 और ये हमारा Y है। X प्लस Y हम टोटल करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है। 4d4 5s1 ये हमें रेयरली, क्योंकि यूजुअली हमें 5s s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और d में बाकी इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? तो यूजुअली इट इज ns2 n-1 d3, करेक्ट? मतलब हम एक एलिमेंट ऊपर जाए ग्रुप में तो 4d बन गया 3d, सो 3d3, 5s बन गया 4s, 4s2, 4s2 3d3, मतलब कौन सा एलिमेंट है? वेनेडियम है, करेक्ट? तो ये आ रहा है हमारा वेनेडियम ग्रुप में। जब वेनेडियम में 4s2 3d3 है तो इसके नीचे वाले एलिमेंट में 5s2 4d3 क्यों नहीं है? 5s1 4d4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 5s से 4d में क्यों आ गया और कैसे आ गया? ठीक है, देखिए यहां पे 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कूद नहीं सकता, 4s से 3d में कूद नहीं सकता। लेकिन यहां पे एनर्जी गैप जो है 4d एंड 5s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है, इलेक्ट्रॉन्स कैन माइग्रेट, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन 4d4 5s1 बन जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर जनरल क्वेश्चन था तो वेनेडियम भी पूछ सकते थे, तो वेनेडियम सबको पता है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा नियोबियम जो वेनेडियम के नीचे है लेकिन वेनेडियम के कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है। Why? Because of less energy gap between ns and n-1d orbitals, ठीक है? सिमिलरली रुदेनियम, ओके, रुदेनियम कहाँ आ रहा है? देखो
इसके पीछे जाए, इसके ऊपर ग्रुप में ऊपर जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 5s बनेगा 4s, करेक्ट, 4d बनेगा 5d, 4d बनेगा 3d, सॉरी 4d बनेगा 3d, तो 4s to 3d 6 है, 4s to 3d 6 है जो आयरन के ग्रुप में आएगा, करेक्ट। आयरन का 4s to 3d 6 है, s2 d6 है, तो यहां पे s2 d6 नहीं है, s1 d7 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया d में। इसमें पॉसिबल है, किसमें, रुथेनियम में पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे 5s एंड 4d के बीच का जो एनर्जी गैप है तो वो कम है, यहां पे एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, सही है ना। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि आयरन के नीचे आता तो है लेकिन d इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है 7 है, यहां भी वेनेडियम के नीचे आता तो है लेकिन d इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है 4 है, तो इसीलिए हमें आंसर 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फाइनली हमारा आंसर 11 आने वाला है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, डायामैग्नेटिक लैंथेनाइड आयॉन्स आर। डायामैग्नेटिक मतलब क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहां पे Ce4+ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, तो मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Ce4+ जिसमें है वही हमारा आंसर होगा, करेक्ट। मतलब हमारा आंसर C और D हो सकता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, ओके। तो देखिए Nd3+ एंड Ce4+, Nd3+ का कॉन्फ़िगरेशन है 4f3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो डायामैग्नेटिक नहीं हो सकता, वो पैरामैग्नेटिक है। Ce4+ का 4f0 है, जैसे हमने बताया था Ce4+ तो पक्का डायामैग्नेटिक है, लेकिन उसके साथ जो है Nd3+ वो डायामैग्नेटिक नहीं है, तो हम ऑप्शन ए चुन नहीं सकते। ऑप्शन बी में लैंथेनम 3+, लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन है 4f0, मतलब डायामैग्नेटिक। Ce4+ तो हमें पता ही है वो डायामैग्नेटिक है, मतलब दोनों डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स हमें मिल गए, आयॉन्स हमें मिल गए, करेक्ट। तो ऑप्शन सी में F3 F6 आ रहा है, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन डी में F14 डायामैग्नेटिक है, सारे F इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, लेकिन EU3+, यूरोपियम 3+ जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंथेनम 3+ एंड सीरियम 4+। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो देने के लिए तैयार है, करेक्ट। कौन देगा, जिसने मैक्सिमम नहीं खोया है वो देगा, करेक्ट, मतलब द एलिमेंट विच इज नॉट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और लैंथेनॉइड्स का यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, 3+, सीरियम का 4+ है, तो यहां पे गैडोलिनियम 3+ में है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लुटियम 3+ में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम 4+ में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यूरोपियम जो 3+ उसका यूजुअल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यूरोपियम 3+ में नहीं है, 2+ में है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है बाकी जो दे सकता है, जो वो दे सकता है बाकी ऑपोजिट एलिमेंट को। So this is an element which can donate electron and hence europium 2+ acts as the reducing agent, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एजेंट है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर से हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और 2024 का है।
In the lanthanoids, formation of Ce4 plus is favored by its noble gas configuration. सही है, अभी अभी हमने देखा है कि Ce4 plus का 4f 0 है और पीछे क्या था, पीछे नोबल गैस था, करेक्ट। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है Ce4 plus में। Ce4 plus is a strong oxidant, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। मैंने बताया लैंथेनॉइड्स का फेवरेट या यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, +3 है। सीरियम क्या करता है, 4+ बना देता है, लेकिन उसको भी +3 में आना है। अगर आना है तो एक इलेक्ट्रॉन को पाना है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो है ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उनका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, करेक्ट। देखो Ce4+ में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 4f0, करेक्ट। इस कारण से Ce4+ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। ओके, तो आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में इसी चैप्टर्स के और क्वेश्चंस हैं जो आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। उस लिंक का नाम है टैप एंड टेस्ट, भूलिएगा मत, जरूर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाइएगा और क्वेश्चंस अटेंड कीजिएगा, क्योंकि जेई को क्रैक करने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, चलो नेक्स्ट जेई मेन 2024 का एक क्वेश्चन है। तो 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification. सही है, करेक्ट। तो 4f और 5f को नीचे क्यों रखा है, क्योंकि what is the principle of classification? क्या नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को जोड़ देना है? नहीं, ऐसा होता तो हम f ब्लॉक को नीचे नहीं रखते। तो हमारा प्रिंसिपल, हमारा एम क्या है, टू प्लेस द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर। जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज सेम है वो एलिमेंट्स हमें साथ में दिखने चाहिए पीरियोडिक टेबल में, करेक्ट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग है, तो हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है अगर हमने उसको डी ब्लॉक के साथ रख दिया। तो इसीलिए हम एफ ब्लॉक को नीचे 2 अलग रो में रख रहे हैं। तो उनका स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, 4f and 5f series of elements are placed separately in the periodic table to preserve the principle of classification, बिल्कुल सही है। s block elements can be found in pure form in nature, ऐसा नहीं है। s block elements मतलब क्या है, alkali metals and alkaline earth metals। क्या हर alkali metal हमें, alkaline earth metal हमें प्योर फॉर्म में मिलता है? नहीं मिलता है, बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 उनका गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स आंसर होना चाहिए, जो हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे PYQs जो हमने लिए थे आज। दीज वेर द बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डी एंड एफ। तो अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो टैप एंड टेस्ट का लिंक प्रेस कीजिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, प्रेज्यूम ऑल द 3 हाई स्पिन सिस्टम्स। हाई स्पिन सिस्टम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड। ओके, तो एटॉमिक नंबर दिया है, ओके, और कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। तो देखेंगे इसमें क्या होगा। देखो NH4 twice CnO3 कॉम्प्लेक्स में 2 NH4 प्लस कैटायंस बैलेंस द चार्ज ऑफ एनायन। एनायन का चार्ज है NO3, NO3 ईच माइनस है, करेक्ट। तो -1 है तो क्या है, -1 × 6, तो टोटल ये हो गया -6। और सीरियम हमें पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो टोटल -2 चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए 2 NH4 जिसका चार्ज है +1। सो सीरियम का स्टेट क्या है, +4 स्टेट है। ओके, ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पे यूरोपियम का स्टेट आएगा +3, गैडोलिनियम का स्टेट आएगा +3। ओके, C4+ है मतलब 4f0 है, देखा है हमने,
करेक्ट। 4f0 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n0 है, n0 है तो हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम पूरा 0 आ जाएगा, करेक्ट, 0 आ जाएगा। लेकिन यूरोपियम 3+ में n इज इक्वल टू 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, करेक्ट। अगर हमने फॉर्मूला में डाल दिया, फॉर्मूला तो पता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो मतलब ये क्या हो गया, रूट ऑफ 6 इंटू 8, जिसका डाइपोल मोमेंट आएगा 6.93। गैडोलिनियम 3+ में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम फॉर्मूला में डालेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 9, जिसका वैल्यू है 7.94 स्पिन बोर मैग्नेटॉन। अब इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे कम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम सीरियम का है, उसके बाद आएगा यूरोपियम एंड उसके बाद आएगा गैडोलिनियम, तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा ACB, जो ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर के क्वेश्चंस। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला है, लिंक पे प्रेस करते ही आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस खुल जाएंगे। उस सीरीज का नाम है टैप एंड टेस्ट, तो आप ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जेईई क्रैक करने के लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मत भूलिएगा, प्रेस ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।